अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज इस वीडियो में लेक्चर नंबर 31 से लेकर 32 ये दो लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में ये जो लेक्चर नंबर 47 लिखा हुआ है इसको देखकर आपने भाग नहीं जाना। ये मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो एलएमएस है ना वहाँ पर सॉरी एलएमएस कह रहा हूँ, जो इनका कंटेंट वर्ड था वहाँ पर ये 31 पर मौजूद है। ठीक है, जो बायो 401 का कंटेंट था उसमें जिस पर मैंने एक दफ़ा वीडियो भी बनाई थी उसमें ये 47 पर भी मौजूद है और 31 पर भी मौजूद है। दोनों में जो टॉपिक वो सेम है। डॉक्टर शरून जो थे उन्होंने इसको 26, 7, 8 और 9 जो है वहाँ पर डिलीवर कर दिया। ये हैंड आउट्स जो हैं ये तो पिछले कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने बना दिए, तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, लेकिन अगर हम यही देखो तो जो 31 है वहाँ पर भी मौजूद है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। हमको तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन चाहिए ना, तो हम इसी से करेंगे। जो मैडम थी सालिया नगमी मैम, उन्होंने इसको सही तरह से बयान भी किया और है भी वो कौन से टॉपिक पर 31 टॉपिक जो सही एलएमएस में मौजूद है वहाँ पर ये मौजूद है। वहाँ से आप उनके भी लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, उनके लेक्चर वहाँ से 31 से शुरू होते हैं, आगे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो सड़क हैं वो थोड़े से आगे पीछे हैं। तो यहाँ पर हम जो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन है 31 वो, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन होता है कि स्प्रेड हो जाना किसी चीज़ का। इसमें होता क्या है कि एज द एक्सटेंट टू विच ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट आर स्प्रेड अवे फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। ये सेंट्रल वैल्यू है। ठीक है, ये डाटा सेट है। यहाँ सेंट्रल वैल्यू से ये जो डिस्पर्जन हो रहा है डाटा सेट का, इसको हम कहेंगे डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसको हमने मालूम करना है। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर द मेथड्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएबिलिटी प्रेजेंट इन द डाटा सेट। डाटा सेट में जो हमारे पास वेरिएबिलिटी मौजूद होगी अमाउंट की, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, और इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं और देयर इज़ नो डिस्पर्जन। अगर वैल्यूज़ सेम हों, अगर वैल्यूज सेम होगी तो इसमें कोई डिस्पर्जन नहीं होगा। अदर टर्म्स यूज्ड सिनोनिमसली विद डिस्पर्जन इंक्लूड वेरिएशन, स्प्रेड एंड स्केटर। वही बात है, फैलना जो होता है वो इसके सिनोनिम्स हैं, उनको भी इसके लिए, इस टर्म्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि दो ग्रुप हैं जिनमें ग्लूकोज लेवल जो है 7 लोग हैं, दो ग्रुप्स में साथ साथ उनका जो चेक करना वो किस तरह। तो ये एक एक्स दिया हुआ है, एक वाई दिया हुआ है। तो ये देख कर आपने डर नहीं जाना। सिग्मा ये सादा सिग्मा एक्स है। ठीक है, सादा सिग्मा एक्स ओवर एन एक्स बार के बराबर है। ठीक है, एक्स बार के सिग्मा एक्स, इनको सबको प्लस करो और इनकी 7 से दादा 7 पर जो अगर मल्टीप्लाई सॉरी तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह वाई का भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इनमें जो फ़र्क है वो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो डिस्पर्जन है इन अ सेट ऑफ डाटा इज़ द वेरिएशन अमॉन्ग द सेट ऑफ डाटा वैल्यूज़। यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो पहले वाली थी इसमें रिपोर्टेड फ्लो अप टाइम जो डेज था वो कैसे था, वो उसमें जो स्प्रेड हुई है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्प्रेड यहाँ पर मैयर हमें इसको करना है कि वो स्प्रेड कितना हुआ डाटा। इसमें अगर हम देखें तो इसमें तो बिल्कुल थोड़ा सा स्प्रेशन है, तो ये जो है ये हमने मालूम करना था मैयर ऑफ डिस्पर्जन जो आप मालूम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी चीज़ को और देखें तो जो पहले वाला था उसमें जो डिस्पर्जन थी वो बहुत ज़्यादा हुई, जबकि जो दूसरा उसमें बहुत कम हुई। ये दो फ्रिक्वेंसीज दी हुई यहाँ पर। ठीक है, इनमें जो अमाउंट है वो भी डिफ़िकल्ट है। इसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो ये जो ये वाला है ये सबसे ज़्यादा है, ये स्केटर है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये वाला है, ये वाला है, और ये जो ये बहुत थोड़ा स्केटर है। यही बात सिर्फ हमें पता होनी चाहिए कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो हम किस तरह हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर मेजर ऑफ डिस्पर्जन दो तरह के होते हैं। एक एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पुख्ता पक्का जो ओरिजिनल हो। यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेम यूनिट एज द ओरिजिनल डाटा आर टर्म्ड एज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मीटर हो, किलोग्राम हो, या कोई भी चीज़ का मैयर जो है होता है, तो ये क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन हम उसको कहते हैं। यानी अगर वो सही तादाद में मौजूद हो, अगर वो क्या हो उसकी जो टर्म्स हो वो रेशो हो या परसेंटेज में मौजूद हो, तो वो हम उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है,
ये जो ईच ऑब्जर्व एब्सोल्यूट मेजर है ऑफ डिस्पर्जन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स रिलेटिव मेजर। हम उससे रिलेटिव मेजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी रेशियो और एवरेज मालूम करनी परसेंटेज, तो वो कौन सा मुश्किल काम है। हम हर जो एब्सोल्यूट मेजर है उसको रिलेटिव मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट डेट शीट रिस्पेक्टिव देयर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। रिलेटिव मेजरमेंट जो है ये मुख्तलिफ जो चीज़ें उनके बारे में जो डेट शीट्स है या जो डाटा दिया हुआ है कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होता है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन ये 48 नहीं 32 है, ठीक है। 32 लेक्चर है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें चार चीज़ें हैं। रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस है। ये चार चीज़ें एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इन द डाटा सेट। ये रेंज का फार्मूला है कि एक जो डाटा सेट दिया हुआ है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने मनफी कर देना है जो लोएस्ट सबसे मिनिमम वैल्यू उसके साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसकी रेंज आ जाएगी जो मोस्ट, इसको एक्स एम नेगेटिव एक्स ओ के तहत किया जाता है, यानी एक्स मैक्सिमम वैल्यू एक्स मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 है और जो मैक्सिमम वो 16 है। तो अगर हम इसको 16 मनफी 4 करेंगे तो हमारे पास जो है 12 इसकी रेंज आ जाएगी इस डाटा सेट की। अगर यहाँ पर एक और दिया हुआ है, इसमें हमारे पास उन्होंने 20 डॉग्स हैं विद लेम लिगामेंट है, ठीक है। उनका मेजरमेंट हमने कैसे करनी है, उनमें से रेंज हमने कैसे निकालनी है। तो इसकी जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारे पास है 14.6 है और हाईएस्ट जो इसकी वैल्यू है वो 44 है, ठीक है। इसको हम जब 44 नेगेटिव 14.6 करेंगे तो 29.5 न्यूटन जो है इसका क्या है, इसका यूनिट है, ठीक है। यार रेंज का यूनिट जो न्यूटन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। इस तरह हम रेंज, ये मुश्किल नहीं है, आसानी से हम इसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। जो रेंज है उसमें कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। प्रोज और कॉन्स का कंसेप्ट आपने कुछ यूँ रखना है कि जो प्रोज हैं वो आप इस तरह अपने ज़हन में रखें कि ये इसके फ़ायदे हैं और कौन इसके कुछ नुकसान हैं, ठीक है। इस तरह आपने जो भी आया आगे उनका इस तरह याद रखना है कि प्रोज क्या है? बेस्ट फॉर सिमेट्रिक डाटा, नो आउटलायर्स, यानी सिमेट्रिक डाटा के लिए बहुत जो है बहुत ज़रूरी है। इजी टू कंप्यूट एंड अंडरस्टैंड, हम इसे इजी से कंप्यूट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। गुड ऑप्शन फॉर ऑर्डिनल डाटा, वो चीज़ जिसको हमने ऑर्डर देना है ऑर्डिनल डाटा होता है उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद डज नॉट यूज़ ऑल ऑफ द डाटा ओनली दैट एक्सट्रीम्स, ये टोटल डाटा इस्तेमाल नहीं होता, ओनली दैट एक्सट्रीम्स एंड वेरी मच अफेक्टेड इफ द एक्सट्रीम्स आर आउटलायर्स एंड ओनली शो मैक्सिमम स्प्रेड, डज नॉट शो शेप। शेप नहीं दिखाती, सिर्फ जो स्प्रेशन होती है, डिस्पर्जन होता है वो दिखाती है। तो ये इसके कुछ नुकसान और ये इसके फ़ायदे। उसके बाद चलेंगे जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है 1, इसमें है क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें है क्या कि ये हाफ डिस्टेंस होता है बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड दी लोअर क्वार्टाइल। जैसे कि वो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट था, उसमें 3 जो डेविएशंस थे, ठीक है, ठीक है। एक Q1, ये Q2 और ये Q3 था। इसी में दो कंसेप्ट हैं, ये एक Q3 का और Q1 का, ठीक है। जो Q1 होता है, सॉरी जो Q3 होता है वो 75 परसेंटाइल होता है और जो लोअर क्वार्टाइल जिसे हम कहते हैं Q1 वो 25 परसेंटाइल होता है। तो इसमें क्या होता है कि हाउ मच मिडिल 50% ऑफ द डाटा वेरीज, ये हम जानेंगे इसमें कैसे होता है। तो ये जो क्वार्टाइल डेविएशन इसका जो फार्मूला है वो हमने याद रखना है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज ओवर 2, ये इसका फार्मूला। इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने पहले पढ़ा कि Q3 नेगेटिव Q1 इज ओवर 2 इज गुड इज इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, ये ऊपर वाला जो है, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हमने याद रखना है, ठीक है। इसमें जो Q1 है वो हम कैसे मालूम करेंगे, Q3 कैसे मालूम करेंगे? 1 इंटू n+1/4 होल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर जो जितनी भी वैल्यू होगी वो बताएंगे तो हमारे पास Q1 आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं ये 50% मीडियन है ऑफ द परसेंटाइल, ये Q3 है 27% परसेंटाइल और ये 25th परसेंटाइल है Q1, ठीक है। तो इसके में अगर हम देखें कि जो सबसे पहले रेंज डाटा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? फाइंड द पोजीशन ऑफ द लोअर क्वार्टाइल Q1 एंड द अपर क्वार्टाइल Q3 यूजिंग द फार्मूला, सेम फार्मूला लगाना है और दोनों की जो पोजीशंस है वो मालूम करके उसके बाद क्या करना है? आइडेंटिफाई द वैल्यू फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, यहाँ पर पोजीशन मालूम करनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है
क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने कर लिया, ठीक है, एक स्टेप। उसके बाद इसकी पोजीशन मालूम कर ली, इसकी भी Q1 Q2 Q3 की 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, इसकी वैल्यू मालूम करनी और फिर Q1 की भी वैल्यू मालूम करनी, ये 3 स्टेप हो गए। उसके बाद जो चौथा स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है। फॉलोइंग फार्मूला हमने कैसे, इंटरकोटाइल रेंज का जो फार्मूला होता है वो हमने कैसे मालूम करना है, तो वो यहाँ से आप मालूम करेंगे कि ये एक डाटा हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। इसमें वही स्टेप्स जो हम ऊपर पड़े हुए देखेंगे, तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में, ये देखें एक असेंडिंग ऑर्डर है, यानी एक से लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसमें अगर देखें तो हमने इसे अरेंज कर दिया एक स्टेप। दूसरा स्टेप हमने क्या किया कि जो इनकी पोजीशन थी Q3 और Q1 की, वो हमने यहाँ पर इनकी जो पोजीशन थी वो फाइंड कर ली। उसके बाद क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना। वैल्यू फाइंड करने का जो सबसे पहले है, Q3 की हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ये 30 और 40 के दरमियान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 20 + 1 और 4 वैल्यू हमारे पास 15.75 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसी तरह ये वैल्यू जो होगी हमारे पास +0 25, ये हमने जो 75 था वो अलहदा कर लिया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, या तो ये 16th होगी या 15th होगी, ठीक है। तो यहाँ पर Q3 जो 16th हमारे पास जो है वो 33.3 है और 0.75 है। इस तरह अगर हम इनको माइनस करें तो हमारे पास 33.525 जो न्यूटन है वो Q3 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह Q1 की वैल्यू भी हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 20 है ये क्या चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ये इनकी जो टोटल तादाद है वो उनको ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। और ये Q1 है तो यहाँ पर 1 है, और Q3 है तो यहाँ पर 3 है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद अब हमने क्या किया कि दोनों की वैल्यू मालूम कर ली, Q1 की भी और Q3 की भी, ठीक है। अब हम करेंगे इंटरकोटाइल रेंज की वैल्यू मालूम करेंगे, Q3 नेगेटिव Q1 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एब्सोल्यूट डेविएशन, यानी इंटरकोटाइल रेंज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यूजेस हैं, वो क्या क्या है। ये यूज़ होती है कंजक्शंस विद मीडियन, मीडियन को कंजक्शन करने के लिए, एंड दे आर यूजफुल सेंट्रल लोकेशन मालूम करने के लिए, और किसी भी डाटा को जो सेपरेशन होगी, जो डिस्पर्जन होगा वो मालूम करने के लिए ये दोनों इस्तेमाल होती हैं। और ये ख़ास तौर पर जो स्क्यूड होती हैं, राइट स्क्यूड हो या नेगेटिव स्क्यूड हो, पॉजिटिव स्क्यूड हो, उनके लिए। ये जो इंटरकोटाइल रेंज है इसमें जो वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट और थर्ड जो क्वार्टाइल्स वैल्यूज़ हैं, ये बाद का जो है 5 नंबर समरी की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें ये मिनिमम वैल्यू, मीडियन और मैक्सिमम वैल्यू के साथ मिलकर काम करती हैं। और इसके बाद ये क्या करती है, गुड डिस्क्रिप्शन करती है किसका, सेंटर का, स्प्रेड का, और शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, वो सारा कुछ हमें बताती है, ठीक है। अगर बात करें क्वार्टाइल डेविएशन के जो प्रोज और कॉन्स हैं, यानी जो फ़ायदे और नुकसान हैं उनके बारे में, तो ये क्या है, ऑर्डिनल डाटा के लिए बेहतरीन है और स्क्यूड डाटा के लिए भी बहुत गुड है। इग्नोर्स एक्सट्रीम वैल्यूज़ को इग्नोर कर देती है, और मोर स्टेबल दैन दी रेंज से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये आपने याद रखना है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये रेंज से बहुत ज़्यादा स्टेबल है, भी उससे ज़्यादा अच्छी है। अगर इसके जो फ़ायदे और नुकसानात के बारे में आप बात करें कि ये कैलकुलेट करना और इसे अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। डजंट यूज़ ऑल द इंफॉर्मेशन, इसमें जो जितनी इंफॉर्मेशन है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और डिटेल्स ऑलमोस्ट ऑलवेज मैटर इन डाटा, दीज आर नॉट इंक्लूडेड, आउटलायर्स कैन आल्सो समटाइम्स मैटर एंड अगेंस्ट दे आर नॉट इंक्लूडेड। जो आउटलायर्स है वो भी हम इंक्लूड नहीं करते और जो टेल्स है वो भी इंक्लूड नहीं करते, तो ये कुछ इसके जो हैं वो नुकसानात भी हैं। जो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है, ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये जो है हम मेजर करते हैं फ्रॉम द मीन और मीडियन, ठीक है। दो तरह से, मीडियन से या मीन से मालूम करते हैं। तो इसका जो फार्मूला यहाँ पर सिग्मा एक्स आई नेगेटिव एक्स बार ओवर एन, ठीक है। तो ये जो शक्ल दी हुई है इसको आगे आपको समझाता हूँ तफसीली। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करना है, कैलकुलेट मीन ऑफ दी वैल्यूज़, यानी एक्स बार है हमारे पास किसके बराबर, सिग्मा एक्स ओवर एन, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, सादा मीन मालूम कर लेंगे, ठीक है। मालूम करने के बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग द मीन फ्रॉम ईच वैल्यू इन द डाटा, एंड माइनस साइन जो होगा यहाँ पर आएगा वो हम इग्नोर कर देंगे एब्सोल्यूट डेविएशन से। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो डाटा दिया हुआ होगा, जो वैल्यूज़ दी हुई वो होगी, ठीक है। जो एक्स बार ये हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है, जो यहाँ से हमने मीन मालूम किया, उससे हम इसे नेगेटिव करते जाएंगे, लेकिन नेगेटिव आएगा तो हम उससे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। फाइंड द मीन ऑफ दीज डिस्टेंसेस,
ये फार्मूला बन गया, नीचे उसने जो इसके नंबर थे वो लगा दिए। तो इसमें जो 10 जो पेशेंट्स है, ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, उनका हमने जो यहाँ पर सर्वाइवल इन मंथ्स जो है वो मालूम करना है। ठीक है, 2, 3, 3, 34, 3.5। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करना है, हमने इसका मीन मालूम करना है, एक्स जिसे हम मीन कहते हैं। मीन मालूम करने का क्या मतलब है, सबको हमने प्लस किया ओवर 10, इनकी जो टोटल हमारे पास मीन जो आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हमने मालूम करना है इनका ये जो मीन एब्सोल्यूट होगा वो कैसे मालूम करेंगे। सादा से पहले आपको सादा बता देता हूँ, ये यहाँ से आपने शुरू करना है, जो भी आपके पास डाटा हो। ठीक है, 2 मनफी जो एक्स बार हमारे पास कितना है 5 5। ठीक है, ये हमारे पास कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, सिंपल इसी तरह 3 लगा देना है, 3 -5 -2 आया, 3 -5, फिर दोबारा हम बात करें कि -2 आ गया। मनफी यहाँ पर जो आ रही है ना, इसको हमने इग्नोर करना है और कुछ नहीं करना। ये यहाँ पर स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है, अगर हम मनफी लिखेंगे तो वो जो है वो सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा यहाँ पर। तो इसी तरह बिल्कुल सेम ये हमारे पास सब के साथ हम करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मालूम करेंगे। यहाँ पर हमने इन सब को प्लस करना है, जो यहाँ पर नेगेटिव का साइन दिखा रहे थे उनको नेगेटिव नहीं, उनको प्लस ही करना है। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ। और ऊपर जो इनकी तादाद 10 है उस पर करेंगे तो 1.9 जो आ जाएगा हमारे पास, इसका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी ये जो पिक्चर फिर रह रही है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास जो मीन है वो क्या है 5। ठीक है, ये मीन हमारे पास 5 है गिवन डाटा सेट्स में। अब क्या करेंगे, 5 से जो पहले 2 है उसकी कितनी दूर है, ये सबसे ज़्यादा है -3। फिर ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं कि ये जो हमने स्टेप किया, ये वाला स्टेप सारा ये ही इधर बयान किया हुआ है, सिर्फ किस चीज़ के बारे में है, थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दे दी है ताकि हमको पता चल जाए आसानी से। ठीक है, उसके बाद इसके जो प्रोज और कॉन्स है, ये क्या है कि ये इजीली कैलकुलेटेड है और हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो होता है इसमें जितनी भी वैल्यूज़ होती है वो उन सब पर बेस्ड करता है। शो दिस केट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू से इसकी जो ऑब्जर्वेशन था वो बताता है हमें, जैसे कि इसमें ये सेंट्रल वैल्यू इसकी, इससे ये जो सेपरेशन है इस दूसरी वैल्यूज़ की वो हमें बता रहा है कि इसकी कितनी इसकी कितनी। ठीक है, और इसके इट फैसिलिटेटेड कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट आइटम्स इन अ सीरीज़ में मुख्तलिफ आइटम्स का जो फैसिलिटेटेड कंपैरिजन होगा वो हमें देगा। उसके बाद इट वायलेट्स द अलजेब्रा प्रिंसिपल बाय इग्नोरिंग द साइन ऑफ द वैल्यूज़, ये एक इसकी कॉन्स भी है। ठीक है, जिसमें हम साइंस जो नेगेटिव साइन उसको इग्नोर कर देते हैं। अफेक्टिंग बाय फ्लक्चुएशंस इन द सैम्पलिंग एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेंट्रल वैल्यू बीइंग यूज्ड इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट। ठीक है, अब बात करेंगे हमारे पास जो वेरिएंस है। वेरिएंस क्या चीज़ है, वेरिएंस को हम तफसीली पढ़ते हैं कि ये डिफाइन किया था, मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, यानी जो हमारे पास पीछे हमने देखा जो मीन था उसी का जो स्क्वायर डेविएशन होता है वो क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है। वही जो फार्मूला था एब्सोल्यूट वेरिएशन का, उसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है। ठीक है, इसमें ये जो लाइन है ये 50 जो है ये मीन को ज़ाहिर कर रहा है, एक्स बार जो था। ठीक है, और ये दूसरा इसको स्कैटरिंग वैल्यूज़ जो है वो बता रहा है कि कितना है। ठीक है, इसका ये फार्मूला ये मेगा स्केयर के तौर पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये इसका जो है वो फार्मूला है, सॉरी। तो आगे हम बात करेंगे कि वेरियस जो कैलकुलेटर होता है सैम्पल ऑब्टेन पॉपुलेशन, जब हम सैम्पल पॉपुलेशन से ऑब्टेन करें तो ये इस तरह इसको हम ज़ाहिर करते हैं एस स्केयर के नाम से। ठीक है, इसमें 3 फार्मूले हैं, 1, 2, 3। फार्मूला तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें बिग स्मॉल है, एस स्केयर और एन स्मॉल है। ठीक है, यहाँ पर एस जो है वो बिल्कुल स्मॉल है, छोटा एस है, और यहाँ पर एन -1 है। ठीक है, जो दूसरा है उसमें ये एक फार्मूला पहले दिया हुआ और ये एक दूसरा दिया हुआ है, बाद में उनको जो है उनका यहाँ पर इसका स्क्वायर एक्स का यहाँ पर टोटल का स्क्वायर है, होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इनमें जो ये जो पहला फार्मूला है इक्वेशन 1 थी ये वाला, ये ड्राइव्ड है यूजिंग मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन प्रिंसिपल, ये इससे ड्राइव्ड किया हुआ है। फार्मूला जो 2 है वो इंटरप्रेटिंग द सिंपल वेरिएंस जो है उसके लिए बहुत सूटेबल है। तो जो फार्मूला 3 है मोस्ट सूटेबल फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए सबसे जो सेक जो फेवरेबल है वो ये तीसरे वाला है। ठीक है,
अगर बात करें इन मेथड को इस्तेमाल करने की सैम्पल वेरिएंस में, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अरिथमेटिक मीन मालूम करनी है। ठीक है, मीन मालूम करके वो जो हमने जो डाटा वैल्यू थी, जैसे 2-5 हमने ऊपर किया था मीन से, वो हमने मालूम करना है। ठीक है, आर वैल्यू का वो मालूम करके हमने स्क्वायर लेते जाना। ठीक है, स्क्वायर लेकर हमने क्या करना है, सम द स्क्वायर डिफरेंसेस जो होगा उसको सम करेंगे। ठीक है, जो स्क्वायर आएगा उसको हमने जमा करेंगे। जमा करने के बाद n-1 पर उसे मल्टीप्लाई तकसीम कर देंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा एस स्क्वायर आ जाएगा वेरिएंस। ठीक है, तो जैसा कि इसमें भी वही बात है, ये एवरेज दी हुई है, यहाँ से थोड़ा स्केटर है, यहाँ से ये वाला ज़्यादा स्केटरिंग है। तो इसका पहले का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 10 आया, जो दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 50 आया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि इसमें दो तरह के होते हैं, एक स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एक लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो इसमें जो स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, ये वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास ये वाला। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी का सेम फार्मूला है, सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने उसके क्या किया, जो स्क्वायर रूट लिया हुआ है। ठीक है, जो स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब है, जबकि अगर हम ये देखें तो इसमें वैल्यूज़ जो है एक दूसरे से स्केटर है। ये लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, मेथड है जो कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का सेम है, सिर्फ करना क्या है, एन पर हमने उसका स्क्वायर ले लेना, स्क्वायर ले लेना, जो हमारे पास आएगा ये स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो सेम है वेरिएंस की तरह है, क्योंकि वेरिएंस के फार्मूला का जस्ट स्क्वायर लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। यहाँ पर एग्जांपल अगर देखें तो स्प्रेड है, यहाँ पर क्या करना है कि हमने जो इसकी अरिथमेटिक मीन थी वो मालूम की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 25 डेज़ आए। ठीक है, अब अगर हम इनकी ये वाली वैल्यू मालूम करें कि मीन से जो असल एक्स की वैल्यू वो नेगेटिव करते जाएं, और फिर उसको प्लस करें, फिर उसको क्या करें, स्क्वायर करें पहले, फिर उसको हम क्या करेंगे, उसका मजमूआ लेंगे। ठीक है, सम करेंगे, सम करने के बाद हमारे पास ये आएगी वैल्यू, और इसको हम क्या करेंगे, -1 और n-1 जो है उस पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इससे हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पर ये स्क्वायर जो है ये वेरिएंस को ज़ाहिर कर रहा है, क्योंकि वेरिएंस का जो भी आती है ना, जो अभी आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट में आएगा, स्क्वायर में आएगा। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे इसी वैल्यू का, इस वैल्यू का अगर ले लें तो भी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, अगर इसका ले लो तो भी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। और स्क्वायर जो है जो स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर जो है वो इसका ख़त्म हो गया। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ है कि अगर एक जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो सारी सेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है तो वो सारे 2 ही है। ठीक है, तो इसका जो इक्वल होगा वो हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद जो हमारे पास वेरिएंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, इट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ कांस्टेंट इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच एंड द एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। अगर ये ओरिजिन में जो होता है, ओरिजिन हो हमारे पास, वहाँ पर ये इंडिपेंडेंट होगा। अगर हम इधर भी कुछ ऐड करें या इधर से कुछ सब्सट्रैक्ट कर लें तब भी ये हमारे पास क्या होता है, ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ठीक है, ये रिमेन अनचेंज रहता है। उसके बाद है इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द सेम कांस्टेंट। यहाँ पर इसको जो वैल्यू है वो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं कांस्टेंट की जो स्क्वायर है उसको लेकर। ठीक है, जिससे इसकी जो हर ऑब्जर्वेशन होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगी उसी कांस्टेंट की वजह से। ठीक है, the variance of the sum of or two independent variables is equal to the sum of their respective variance। जो इसके respective variance होंगे, दो different जो independent variables हो उनके जो sum होगा वो उससे different होगा, जो respective variables हो उनके equal होता है। ये इनका जो sum होता है वो उन दोनों के equal होगा जो इनके respective होंगे। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो पहला है ये एक है जिसे हम स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा ये 99.7% ऑफ द डाटा, ये 2s है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 90 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 2s ये एक s था। ठीक है, इसके 95.5% है, ये 3s है। तो इसे आप देख सकते हैं, सॉरी ये 3s था,
जो मैंने 1s बना बोला, ये 1s है और ये 3s है, इसकी वैल्यू 99.37% होती है, ठीक है। इसी तरह जो इनके जो प्रोज और कॉन्स हैं दोनों के, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के, वो थोड़े से हैं कि ये जो दोनों हैं डेविएशन ऑफ अ लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मीन इन वन फिगर, ठीक है। उसके बाद है कि यानी ये मीन से जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन इसकी जो होती है वो सिर्फ वन फिगर पर होती है। एंड दिस मेजर इंडिकेट्स दैट इफ द वेरिएशन इज डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इज मीन इज रियल और बाय चांस। तो ये ज़ाहिर करते हैं कि जो वेरिएंस में डिफरेंस होगा या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में जो डिफरेंस होगा वो या तो मीन होगा रियल या बाई चांस आ जाता है, ठीक है। ये जो मेजर होते हैं ये विद द डाटा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मेजर में ये ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को। जो इनकी वैल्यूज़ हैं हैव नॉट इजी स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता, ठीक है। और वेरिएंस गिव्स द आंसर एंड स्क्वायर्ड यूनिट्स, ये इसका एक क्या है, कॉन्स भी है। द वैल्यूज ऑफ बोथ द मेजर इज अफेक्टेड बाय हैविंग एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन एंड डाटा, दोनों की वैल्यू अफेक्ट हो सकती है अगर एक्सट्रीम वैल्यू हो डाटा में तब, ठीक है। All the absolute measures of dispersion plays a very vital role in estimating their statistical measures। जो कोएफिशिएंट है रेंज का, उसके बारे में है कि रेंज हमारे पास ये वाला था ऊपर वाला, सिर्फ XM नेगेटिव X0 यानी मैक्सिमम वैल्यू टू नेगेटिव मिनिमम वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर था वो भी जो मुख्तलिफ हो गया और इसका ज़रब हमने 100 से दे दी, ठीक है। अब बात करें, अगर यहाँ पर एक हमारे पास मैयर दी हुई है जो हमने रेंज इसकी मालूम की थी, इसमें हमने रेंज इसकी कुछ यूँ मालूम की थी। यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो नीचे है इसको प्लस करना, माइनस करना, ज़रा 100 करना, हमारे पास ये आ जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सादा सा सिर्फ आपने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला जो है वो याद रखना है। आप कोई भी वैल्यू होगी आप उसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन जो थी वो सिंपल क्या थी, Q3 नेगेटिव Q1 था। इसके उल्ट क्या हुआ, Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई 100। तो हम इसको जो है सिंपल वही तरीका है, इसमें सिर्फ करेंगे क्या, यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन हम मालूम कर लेंगे। लेकिन जब हम कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मालूम करेंगे तो हम इसका ये फार्मूला लगा देंगे और सिंपल इसका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो मालूम हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है इसमें भी। और मीन एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से मेन एब्सोल्यूट डेविएशन मालूम करना है वो किस तरह होगा। हमारे पास जो डेविएशन का फार्मूला था मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का वो ये था, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि इसके साथ मल्टीप्लाई 100 किया, ये फार्मूला होगा हमारे पास अब। तो इसको फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमने मीन निकाला था, लेकिन मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हमने ये निकाला, ठीक है। ये फार्मूला जो सेम था, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये आया कि इसी के नीचे हमने x लगा दिया और मल्टीप्लाई 100 कर दिया। इससे हम इसकी जो कोएफिशिएंट है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएशन का जो कोएफिशिएंट है उसमें क्या है कि वेरिएशन डेविएशन इज़ यूजफुल एज अ मेजर ऑफ वेरिएशन विद अ गिवन सेट ऑफ डाटा। ये बहुत यानी यूजफुल है जब डाटा का जो सेट दिया हुआ हो उसमें, और दो जो डाटा सेट्स हों उनको उनका जो डिस्पर्जन है, जो उनका फैलाव है वो मालूम करने के लिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो उनमें मौजूद है वो मालूम करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। टू मीन्स बाय मे बी क्वाइट डिफरेंट, ये दोनों जो मे भी हो सकता है कि मुख्तलिफ हो, ठीक है। The one desire to compare the dispersion between more than two data sets, then we prefer using coefficient of variation। जब हम दो डाटा सेट या दो से ज़्यादा कंपेयर करते हैं उनमें डिस्पर्जन मालूम करने के लिए तो हम क्या करते हैं, वेरिएशन को प्रेफर करते हैं, इसे तरजीह देते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, हमारे पास सिंपल जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था वो s था, s का जो फार्मूला था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएशन वो था तो यहाँ पर x लगाकर x बार नीचे इसके लेकर और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे पास होगा ये 10, इसका जो s है पाउंड है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, ठीक है। हमारे पास x यहाँ पर क्या है, इसका सैम्पल 1 का 145 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.9%। इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा वेरिएशन का, और इसी तरह सैम्पल 2 में इसका कोएफिशिएंट 12.5 आ जाएगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, ये बहुत यूजफुल मेजर है। और वैन कंपेयरिंग रिज़ल्ट, हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि दो डिफरेंट वेरिएशन के दरमियान अगर रिज़ल्ट मेजर करना हो डिफरेंट पर्सन के दरमियान तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये स्केल ऑफ मेजरमेंट का जो होता है उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एंड ये यूज फॉर स्टैटिस्टिक फॉर कंपेयरिंग
वैरायटेबिलिटी, यानी ये कंपेयर करने के लिए स्केल पर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसमें और है कि वेट्स, हुज वेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, यानी ये वेट एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं जो ग्राम्स में है, किलोग्राम्स में है, ये सारा कुछ हम इसके मदद से जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कंपेयर करके मुख्तलिफ जो वेट्स होंगे एक सैंपल में, या उससे हम अगर इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो मुख्तलिफ एक्सप्रेशन आ जाएगी वो वेट्स की शक्ल में होगी, जैसा कि किलोग्राम्स है, ठीक है। यहाँ था जब अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ द मेजर डिस्पर्जन, यहाँ पर हम रिलेटिव मेजर डिस्पर्जन अगर देखें इस जो ये हमारे पास शक्ल इसमें देखेंगे जो नॉमिनल आएगा लेवल ऑफ मेजरमेंट 3 थे, ऑर्डिनल, नॉमिनल और इंटरवल रेशो, ठीक है। यहाँ पर जो नॉमिनल है वो रेंज, और रिसर्च जो ऑर्डिनल है उसमें रिसर्च ऑब्जेक्टिव 2 होंगे, एक रेंज होगी एक इंटरकोटाइल रेंज होगी। जो हमारे पास इंटरवल रेशो होते हैं उनमें शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है स्क्यूड और सिमेट्रिकल है। स्क्यूड में रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो 2 होंगे मीन डेविएशन और इंटरकोटाइल रेंज, ठीक है। इंटरकोटाइल रेंज इसमें आएगी, मीन डेविएशन भी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, तीनों इसमें आएंगे। तो ये जो टॉपिक था ये यहाँ पर मुकम्मल होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।